नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में हम 12th क्लास के ही जो हमारी पहली बुक चल रही है उसके चैप्टर नंबर 6 की बात करेंगे, पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। आप भी अगर हमारी क्लास में पहली बार जुड़ने के लिए आए हो तो आपका हम वेलकम करते हैं। और इस पूरे के पूरे जो चैप्टर में हम बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, इसी के मैंने बाकी सारे चैप्टर बना रखे हैं, आगे भी और चैप्टर की वीडियो आने वाली है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद। तो ज्यादा देर ना करते हुए क्या करते हैं, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको क्या करूंगा, करवाऊंगा। ठीक है, रिजल्ट तो आप देखते ही हो हर बार। अब बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। पर्यावरण के संबंधी मसलों में कब जोर पड़ा, यानी पहला क्वेश्चन ही यही है, क्योंकि ये प्राकृतिक संसाधन से रिलेटेड है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं, पर्यावरण क्या है। तो पर्यावरण को जो लेकर कह सकते हैं हमारे सामने जो मुद्दे थे उस पर कब जोर पकड़ा गया। तो 1960 के दशक में पूरी दुनिया के सामने जब कह सकते हैं नई नई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने लगी, तब जाके लोगों ने पर्यावरण के बारे में सोचना क्या किया, शुरू किया। तो एक एक करके इसके पॉइंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, नंबर 1, पर्यावरण प्रदूषण। तब जाकर लोगों को ये समझ आया कि भाई प्रदूषण हो रहा है, इतना ज्यादा पोल्यूशन फैलता जा रहा है, क्योंकि देखो क्या हो रहा है, लोग क्या करते जाते हैं, लोग विकास करते जा रहे हैं, पेड़ कटते जा रहे हैं। अब जितनी ज्यादा मात्रा में पेड़ कटते जाते हैं, धूल मिट्टी हवा में उड़ती रहती है, इस वजह से पोल्यूशन बहुत ज्यादा क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, क्योंकि फैक्ट्री वगैरह चल रही है। तो ये पर्यावरण का क्या है, प्रदूषण है। नंबर 2, प्राकृतिक संसाधनों की कमी, नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, अब देखो सीधी सी बात है, आप एक तरफ क्या कर रहे हो, आप बिल्डिंग वगैरह बना रहे हो, आप अपना विकास तो कर रहे हो, लेकिन एक तरफ कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन का भी तो इस्तेमाल कर रहे हो, कोयला या फिर तांबा, रांगा, सोना, चांदी, जितने भी हमें प्रकृति से मिलने वाले उत्पाद है आप उसका भी तो इस्तेमाल कर रहे हो। तो प्रकृति का खात्मा हो रहा है, लेकिन आपके देश का विकास हो रहा है। तो एक तरफ आपका पर्यावरण खत्म, याद रखना, एक बात बता देता हूं, पर्यावरण खत्म हुआ तो दुनिया खत्म है, क्योंकि पर्यावरण के बिना कह सकते हैं इंसान नहीं रह सकता, लेकिन पर्यावरण इंसान के बिना रह सकता है। ठीक है, क्योंकि जब इंसान नहीं थे तो उससे पहले डायनासोर वगैरह, जानवर वगैरह, तो भी नेचर था, लेकिन पर्यावरण हमारे लिए वो, यानी प्रकृति हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या है, जरूरी है। तो ये वो कुछ पॉइंट्स है, अभी इसमें बहुत ज्यादा डीपली पढ़ना है हमें, तो ये तो बहुत ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। समुद्र की पर्यावरण की जो कह सकते हैं गुणवत्ता है उसमें गिरावट क्यों हो रही है। तो अगर देखा जाए तो समुद्री पर्यावरण वह पर्यावरण होता है जो समुद्र से संबंधित होता है। इसमें क्या क्या चीजें होती है उसके बारे में बात करते हैं। इसमें सबसे पहला आता है तेल रिसाव। अब हमारे देश में देखा जाए या दूसरे देशों में देखा जाए तो तेल का आदान प्रदान होता है। तो समुद्र के इलाके से जब भी ये जहाज वगैरह जाते हैं, आंधी तूफान के कारण जब वो तेल कह सकते हैं समुद्र में गिर जाता है, इस वजह से वहां पे कह सकते हैं केमिकल आ जाता है, बहुत सारी मछलियां मर जाती है, और इस वजह से कह सकते हैं हमारा समुद्र का जो वातावरण है क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। नंबर 1, प्रदूषण। इसके अंदर अगर साफ तौर पे बताया गया कि देखो, चाहे मृदा प्रदूषण हो, जल प्रदूषण हो, वायु प्रदूषण हो, ध्वनि प्रदूषण, प्रदूषण तो है, ये भी हमारे लिए बहुत ज्यादा क्या होता है, दिक्कत होती है। लोग क्या करते हैं, वही नदी में, वही समुद्र में क्या कर रहे हैं, कूड़ा कर फैलाते जा रहे हैं, तो इस वजह से जल प्रदूषण बहुत ज्यादा क्या होता जाता है, बढ़ता जाता है। नंबर 2, नंबर 3, प्लास्टिक प्रदूषण। लोग क्या करते हैं, वही शिप में क्रूज वगैरह जा रहा है, वहीं पर खा रहे हैं, वहीं फेंक रहे हैं, इस वजह से भी तो हमारा पूरा का पूरा पर्यावरण क्या होता जा रहा है, खत्म होता जा रहा है। तो इस वजह से हमें उस पर्यावरण यानी समुद्री पर्यावरण को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। नंबर 4, अत्यधिक मछली पकड़ना, यानी सीधी सी बात है, बहुत सारे लोग ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट के लालच में क्या करते जा रहे हैं, अत्यधिक मछली पकड़ते हैं, इस वजह से पर्यावरण का जो कह सकते हैं जो हमारा जल पर्यावरण है उसमें उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो भी हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था, ये भी खत्म। तीसरे की तरफ चलते हैं। अराल में मत्स्य उद्योग नष्ट क्यों हुआ। भाई सीधी सी बात है, ये भारत के अंतर्गत आता है, और इसमें मत्स्य उद्योग क्यों नष्ट हुआ, इसके कुछ कारण है, एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, सिंचाई परियोजनाएं। वहां के लोगों ने वहां पे कह सकते हैं अराल में कई सारी मात्रा में सिंचाई परियोजना की, वहां का पानी निकाल लिया। जब आधा से ज्यादा मात्रा में पानी आप निकाल लोगे तो क्या होगा, वहां कुछ बचेगा, तो इस वजह से वहां का जो मत्स्य उद्योग था पूरी तरीके से खत्म हुआ। नंबर 2, जल प्रदूषण, यानी यहाँ पर साफ तौर पर अगर देखा जाए तो जल प्रदूषण, यहाँ का भी जो जल था पूरी तरीके से इन लोगों ने क्या कर दिया था, प्रदूषित, इस वजह से भी वहां पर क्या हुई, दिक्कत हुई। नंबर 3, मछली पकड़ने की अधिकता, यानी साफ तौर पे बताया गया कि जितनी भी मछली है उसको पकड़ने की अधिकता हो गई, और इस वजह से भी वहां पे मत्स्य उद्योग क्या हो गया, नष्ट हो गया। क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जीवों का एक कह सकते हैं एक पूरा चक्र होता है, जिसमें कई सारी मछलियां नई नई मछलियों को जन्म देते हैं, लेकिन आप सारी की सारी मछलियां निकाल लोगे तो वहां जब कुछ बचेगा ही नहीं, तो मत्स्य उद्योग क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। विषैला पानी, कई लोगों ने तो ऐसा माना है कि वहां पर जो कह सकते हैं पानी जहरीला हुआ, इस वजह से सारी मछलियां मर गई, और इस वजह से भी बहुत ज्यादा वहां पर मत्स्य उद्योग क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म। चौथे की तरफ चलते हैं। क्लब ऑफ रोम क्या है। सीधी सी बात है, रोम में कह सकते हैं एक क्लब की स्थापना की गई, जिसमें सारे के सारे जर्नलिस्ट, बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े देश, सारे के सारे जो एजुकेटेड पर्सन है वो सब एक साथ इकट्ठा होंगे, और इकट्ठा होने के लिए वो उन्होंने 1968 में कह सकते हैं
पर्यावरण से रिलेटेड एक कह सकते हैं समिट किया, जिसमें सारे के सारे लोगों को बुलाया गया था। इसी को क्लब ऑफ रोम कहा जाता है। ठीक है, क्लब ऑफ रोम क्यों बनाया गया था, इसके कुछ मुख्य उद्देश्य हैं। नंबर 1, विश्व की प्रमुख समस्याओं पर विचार विमर्श, यानी विश्व में जो समस्याएं फैल रही हैं उस पर इन्होंने क्या किया, विचार विमर्श करने के लिए पूरी की पूरी संस्था एक कह सकते हैं इस क्लब की स्थापना की थी। नंबर 2, शोध और विश्लेषण, हर चीज के मतलब कह सकते हैं शोध निकाल जानकारी प्राप्त की गई, उसके बारे में विश्लेषण किया गया, उसके बारे में अच्छे से बताया गया कि क्या चीज हमारे लिए सही और क्या चीज हमारे लिए गलत है। नंबर 3, समाधान खोजना, हर एक देश की ये जिम्मेदारी, हर एक नागरिक की ये जिम्मेदारी थी कि जो भी समस्याएं आ रही है उसका हमें क्या करना चाहिए, समाधान ढूंढना चाहिए। नंबर 4, विश्व के नेताओं को जागरूक करना, यानी कि इसी के माध्यम से बहुत सारे लोगों को जागरूक किया गया, बहुत सारी चीजों को बेहतर किया गया। इसीलिए यहाँ पर साफ तौर पर बताया गया कि हर व्यक्ति को यहाँ पर अधिकार है कि वह जागरूक हो और पर्यावरण को बचाने में अपनी भूमिका निभाए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन है वो आपका इसी से रिलेटेड है, यानी क्लब ऑफ रोम ने कौन सी पुस्तक प्रकाशित की और इसमें क्या क्या लिखा गया था। ठीक है, क्लब ऑफ रोम ने एक बुक कह सकते हैं पब्लिश करवाई थी, जिसका नाम था द लिमिट्स टू ग्रोथ, मतलब कि सीमित मात्रा में आप अपना विकास कीजिए। अगर आप अपना सीमित मात्रा में विकास नहीं करते तो आप चीजों को बेहतर करने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो इसके अंतर्गत बहुत सारे मुद्दे थे, उनके बारे में बात करते हैं। संसाधनों की कमी, इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि संसाधन की लगातार मात्रा में कमी होती जा रही थी, उसको भी इन्होंने ठीक करने की क्या की कोशिश की कि हम किस प्रकार संसाधन को बचा सके। इसीलिए ये पैमाना आजमाया गया कि अगर आप एक पेड़ काटते हो तो 2 लगाओ। ठीक है। नंबर 2, प्रदूषण। अब देखो इसके अंदर प्रदूषण की भी मात्रा इसमें निर्धारित की गई थी। हर कोई व्यक्ति क्या करता जा रहा है, धीरे धीरे मार के, अगर देखा जाए तो धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा मात्रा में प्रदूषण फैल रहा है। अगर ये प्रदूषण ऐसे ही फैलता रहा तो लोगों को सांस लेने की क्या होगी, दिक्कत होगी। जैसे दिल्ली में वर्तमान समय में आपने अभी देखा था कि जो कह सकते हैं जो पोल्यूशन का स्तर है वो बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गया था, बढ़ गया था। नंबर 3, इसके अंतर्गत आबादी वृद्धि, यानी कि जनसंख्या वृद्धि पर भी इस पे ध्यान दिया गया कि जैसे जैसे मात्रा में जनसंख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लोगों को दिक्कत होगी, खाने की चीजें कम हो जाएगी, महंगाई बढ़ती जाएगी। तो ये भी बहुत ज्यादा बड़ी क्या थी, दिक्कत थी, इसको भी इसमें डिस्कस किया गया था। नंबर 4, आर्थिक विकास। इन्होंने साफ तौर पर आर्थिक विकास पे भी जोर दिया कि किस प्रकार हर देश अपने आप को आर्थिक रूप में क्या कर सकता है, बेहतर कर सकता है। ठीक है, तो ये भी इसके अंतर्गत बताया गया था। तो इन्होंने ये बुक लिखी थी और इसके साथ साथ कह सकते हैं ये इसके अंतर्गत चीजें थी। क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। पृथ्वी सम्मेलन क्या है? इसी के बाद अगर देखा जाए तो 1992 में बहुत सारे देशों ने मिलकर कह सकते हैं एक समिट किया जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है। 1992 में अगर देखा जाए तो ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में बहुत सारे देशों ने इसमें हिस्सा लिया। इसे अर्थ समिट, पृथ्वी सम्मेलन या फिर कह सकते हैं रियो सम्मेलन भी कहते हैं। इसके अंतर्गत कुल मिला के 192 देशों में से 170 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। बहुत सारे स्वयंसेवी संगठन, बहुत सारे कह सकते हैं जो इंडिपेंडेंट कह सकते हैं संस्थाएं थी, उन सब ने इसमें पार्टिसिपेट किया, बुद्धिजीवियों ने इसमें साथ दिया, क्योंकि ये पर्यावरण को बचाने के लिए सबसे बड़ा क्या था, पहला समिट था। तो इसी के बारे में हमें कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ने हैं। ठीक है, एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1, पर्यावरण संरक्षण। इसके अंतर्गत साफ तौर पर पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हर एक तरीके का क्या किया गया था, खोज की गई थी और उसको बेहतर तरीके से, पर्यावरण को बेहतर तरीके से बचाने की कोशिश की गई। नंबर 2, स्थायी विकास। इन्होंने बोला कि हमें विकास तो करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, यानी कि जिसे सतत पोषणीय विकास या स्थायी विकास भी कहते हैं। इसके अंतर्गत इन्होंने बोला हमें अपना विकास तो करना है, लेकिन ऐसे विकास करो कि संसाधन भी हमारे पास बचे रहे, ताकि आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या कर सके, इस्तेमाल कर सके। जलवायु परिवर्तन। इसके अंतर्गत जलवायु परिवर्तन पे भी जोर दिया गया कि जलवायु को किस प्रकार हम बचाएंगे, किस प्रकार उसको बेहतर करेंगे। तो ये सारी चीजों के बारे में इसमें बताया गया। जैव विविधता। अगर देखा जाए पूरे विश्व में अलग अलग प्रजाति के लोग रहते हैं, तो उनको भी बचाने के लिए इसके अंतर्गत बातचीत की गई थी, ताकि हर एक जीवित प्राणी को यहाँ पर इस पूरे विश्व में जीने का अधिकार हो सके। ठीक है, ये सारे इसके पॉइंट्स थे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियो सम्मेलन में उत्तर के देशों की चिंता का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर के देश तो डेवलप है, सीधी सी बात है, विकसित है। उनके सामने ऐसी कौन कौन सी चिंता थी? तो उनके सामने चिंता ये नहीं थी विकास कैसे करना है, उनके सामने चिंता थी प्रदूषण, यानी कि प्रदूषण हमें उस प्रकार उस पर कैसे रोक लगाई जाए, उससे कैसे बचा जाए, ये उनके सामने चिंता थी। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन, यानी जलवायु लगातार मात्रा में बदलता जा रहा है, उसको भी बचाने का हमने क्या किया, प्रयास किया। ठीक है। नंबर 3, संसाधनों की खपत। हर देश इतनी ज्यादा मात्रा में संसाधन को यूज करता जा रहा था कि धीरे धीरे करके ज्यादा से ज्यादा 40-50 साल में ही कह सकते हैं सारे रिसोर्सेज खत्म हो जाते और पृथ्वी का नाश हो जाता। इसीलिए उस पर भी क्या लगाई, रोक लगाई गई। विकासशील देशों पर दबाव। सीधी सी बात है, विकासशील देशों पर दबाव डाला गया कि आप ज्यादा से ज्यादा मात्रा में रिसोर्सेज का इस्तेमाल मत करो। ये तो गलत था, क्योंकि देखो विकसित देशों ने तो इस्तेमाल कर लिया, इसीलिए उनके ऊपर क्या किया जाता, दबाव डाला जाता है। इस चीज को भी रोका गया। ठीक है। अब चलते हैं अगले पॉइंट। आर्थिक हितों की रक्षा, यानी सीधी सी बात है, इसके अंतर्गत आर्थिक हितों को भी ध्यान रखा गया कि हर एक देश को आर्थिक रूप में बेहतर करने का क्या मिले, मौका मिले।
ठीक है, ये भी बहुत छोटा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रियो सम्मेलन में के क्या परिणाम निकले, यानी रियो सम्मेलन जो होता है इसके क्या परिणाम। ये सारे के सारे छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक साथ इंक्लूड होकर भी आ सकते हैं। ठीक है, ये एक ही पूरे सीक्वेंस में चल रहा है, इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो रियो सम्मेलन के निम्नलिखित परिणाम निकले थे। नंबर 1, पर्यावरण और विकास पर घोषणा, यानी कि रियो सम्मेलन के अंतर्गत पर्यावरण और विकास पर घोषणा की गई और लोगों की कह सकते हैं जो विकास की ग्रोथ थी उस पर थोड़ी सी सीमाएं लगाई गई कि आपको इस चीज का इस्तेमाल करके विकास करना और इस चीज का इस्तेमाल करके विकास नहीं करना। नंबर 2, जलवायु परिवर्तन फ्रेमवर्क कन्वेंशन, यानी कि सीधी सी बात है यूएनएफसीसीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि अगर हमारा पर्यावरण धीरे धीरे करके बदल रहा है तो इस पे हमें क्या करना पड़ेगा, इस पे रोक लगानी पड़ेगी। स्थायी विकास आयोग की स्थापना, यानी सीधी सी बात है जो स्थायी विकास था उसके आयोग की क्या की गई, स्थापना की गई। सीधी सी बात है उन्होंने बोला कि स्थायी विकास को अगर हमें करना है तो एक आयोग बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि किस चीज का इस्तेमाल करना है, किस चीज का इस्तेमाल नहीं करना है और कितना कितनी मात्रा में इस्तेमाल करना है। स्थायी विकास के लिए एजेंडा 21 यानी एजेंडा 21 लाया गया था। इसके अंतर्गत तो उनके लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए थे, उद्देश्य दिए गए थे कि आपको इन चीजों का इस्तेमाल करना है, इन चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है। तो ये सारी चीजें किसके अंतर्गत, इसी के अंतर्गत बताई गई थी, यानी हमारे पृथ्वी सम्मेलन में। पर्यावरण विकास और कह सकते हैं उसको बचाने के लिए वित्तीय सहायता, यानी पर्यावरण के विकास भी करना है और हमें उसको बचाने के लिए वित्तीय सहायता हर देश ने अपने अपनी तरफ से क्या किया था, इसमें डोनेशन दिया था। जैव विविधता कन्वेंशन, यानी कि पूरी की पूरी कह सकते हैं हर एक प्रकार की स्पीशीज प्रजातियां इन सबको बचाने के लिए भी हमने क्या किया, प्रयास किया। ये भी आपका छोटा सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी सम्मेलन में किस किस ने भाग लिया था, सीधी सी बात है पृथ्वी सम्मेलन के अंतर्गत कौन कौन सी संस्थाएं क्या क्या थी उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1, संयुक्त राष्ट्र, विश्व की सबसे बड़ी संस्था संयुक्त राष्ट्र जिसे यूएनओ कहते हैं, उसने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ठीक है। नंबर 2, विद्वान और विशेषज्ञ, जितने भी हमारे कह सकते हैं विद्वान थे और जो विशेषज्ञ थे, स्पेशलिस्ट थे, उन सबने भी इसमें क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था, ताकि पृथ्वी को बचाने के लिए हम किस प्रकार क्या कर सके, उसको बचाने के लिए अपने प्रयास कर सके। नंबर 3, विकासशील देशों के प्रतिनिधि, मतलब कि विकासशील देशों के बहुत सारे ऐसे जो रिप्रेजेंटेटिव नेता वगैरह थे उन्होंने भी इसको बचाने में प्रयास किया। नंबर 4, विश्व के नेता, यानी विश्व के बहुत बड़े बड़े नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। अमेरिका के, जर्मनी के या ब्रिटेन के, जापान के, हर एक देश के बड़े बड़े नेताओं ने इसमें पार्टिसिपेट किया और पृथ्वी को बचाने का प्रयास किया। गैर सरकारी संगठन, ये हमारे एनजीओ होते हैं जिसमें ये सरकार से जुड़े हुए नहीं होते, लेकिन इन्होंने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था ताकि पृथ्वी को पूर्ण रूप से बचाया जा सके। तो ये सारे वो तर्क थे जिससे हम कह सकते हैं कि इन सारे व्यक्तियों ने, इन सारे डिपार्टमेंट, इन सारी संस्थाओं ने पृथ्वी को बचाने के लिए पृथ्वी सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था। अगला क्वेश्चन है आपका, आवर कॉमन फ्यूचर शीर्षक नामक रिपोर्ट में क्या बताया गया है। ठीक है, ये एक रिपोर्ट जारी की गई थी, इसमें क्या क्या बताया गया था उसके बारे में बात करते हैं। ये पर्यावरण से संबंधित है। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं। नंबर 1, पर्यावरण और विकास के बीच संतुलन। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि पर्यावरण को अगर आपको बचाना है तो आपको विकास में संतुलन रखना पड़ेगा। मतलब कि एक तरफ पर्यावरण को आप इस्तेमाल ज्यादा कर रहे हो तो उसके साथ साथ विकास को थोड़ा धीमा करो, या पर्यावरण को आप वापस से उगाने की कोशिश कर रहे हो तो विकास की गति को आप क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। नंबर 2, स्थायी विकास, यानी जिसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं, सतत पोषणीय विकास। यह विकास का एक ऐसा पैमाना था जिसमें आप तो संसाधनों का ऐसे इस्तेमाल करोगे ताकि आपकी आगे आने वाली पीढ़ी भी इसका क्या कर सके, इस्तेमाल। नंबर 3, विश्व की आबादी। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बात उठाई गई कि विश्व की आबादी को बचाने के लिए हमें प्रयास करना है। नंबर 4, प्रदूषण और पर्यावरण संरक्षण, यानी प्रदूषण और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इन्होंने बहुत ज्यादा क्या किया था, प्रयास किया था। नंबर 5, गरीबी व असमानता, गरीबी को हटाने के लिए कोशिश की गई, असमानता को हटाने के लिए कोशिश, मतलब हर एक प्रकार का प्रयास किया गया ताकि पृथ्वी को बचाया जा सके। सामूहिक प्रयास, कोई भी संस्था, कोई भी देश, सबका इसमें सपोर्ट था, इसीलिए आवर कॉमन फ्यूचर में मतलब हम सबका एक बराबर फ्यूचर है, इस सारे के सारी चीजों को बताया गया था ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। अब अगला क्वेश्चन है आपका, टिकाऊ विकास से आप क्या समझते हैं। टिकाऊ विकास का मतलब होता है विकास का एक ऐसा तरीका कि हम इस तरीके से विकास कर रहे हैं कि हम तो उस चीज का इस्तेमाल करेंगे ही करेंगे, लेकिन हमारी आगे आने वाली पीढ़ी भी करेगी। ये तो हमने पढ़ा है, इसी को सतत पोषणीय विकास या टिकाऊ विकास कहते हैं। इसके भी कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ते हैं। टिकाऊ विकास के लिए कौन कौन से तरीके हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला, संसाधनों का संरक्षण, यानी जितने भी संसाधन है उनका संरक्षण किया जाता है और उसी के अनुसार विकास किया जाता है। नंबर 2, पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की रक्षा करनी है, उसको सुरक्षित भी रखना है, चीजों को और ज्यादा बेहतर करना है। नंबर 3, सामाजिक न्याय, हर एक देश के लिए सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना है और उसको बेहतर करने का प्रयास करना है। नंबर 4, आर्थिक विकास, हर एक देश को आर्थिक रूप में बेहतर करने की कोशिश करनी है ताकि हर चीज में वो अपने आप को आगे बढ़ा सके। नंबर 5, शिक्षा और जागरूकता, हर एक नागरिक तक शिक्षा फैलानी है, जागरूकता फैलानी है ताकि चीजों को बेहतर किया जा सके। नंबर 6, प्रौद्योगिकी का उपयोग, यानी टेक्नोलॉजी, जितनी ज्यादा मात्रा में टेक्नोलॉजी का उपयोग होगा उतनी ज्यादा मात्रा में पर्यावरण को बचाने के लिए हमें प्रयास करना होगा। नंबर 7,
सहयोग और साझेदारी, सीधी सी बात है, सहयोग करना, साझेदारी करना, लोगों को बेहतर करना, उनकी चीजों को बेहतर करना, ये उनके लिए कार्य था। लैंगिक समानता, लिंग के आधार पर लोगों के बीच में समानता रखना, ये भी उनके लिए कार्य था। नंबर 9, स्वास्थ्य और सुरक्षा, यानी स्वास्थ्य को बेहतर करना, सुरक्षा को बेहतर करना, ये भी चीज इनके लिए बताई गई। स्थानीय स्तर पर कार्यवाही, यानी छोटे छोटे स्तर पर कार्यवाही की गई ताकि टिकाऊ विकास को बढ़ावा दिया जा सके। ये सारे किसके पॉइंट थे? इसी के थे। ठीक है, क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। वैश्विक संपदा क्या है? वैश्विक संपदा वह संपदा है जिसपे किसी एक देश का अधिकार ना होकर सबका बराबर का अधिकार है, उसी को वैश्विक संपदा कहते हैं। ठीक है, वैश्विक संपदा के अंदर क्या क्या चीजें आती है उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, वायुमंडल। वायुमंडल के अंतर्गत जितनी भी चीजें हैं वो सब किसकी है? संपूर्ण विश्व की है, और संपूर्ण विश्व का उसके ऊपर पूरा अधिकार है, उसे इस्तेमाल करने का और बचाने का भी। नंबर 2, महासागर। सीधी सी बात है, महासागर पर भी सबका, सभी देशों को बराबर का अधिकार है, उसको बचाने का, उसको इस्तेमाल करने का। नंबर 3, अंतरिक्ष। अंतरिक्ष में आप सबने देखा होगा सैटेलाइट वगैरह हम सब कुछ भेजते हैं, लेकिन भाई उस अंतरिक्ष में उसको भी बचाने का हमारा सबका बराबर का अधिकार है, और उसको कह सकते हैं संरक्षित करना और उसका इस्तेमाल करना सबका बराबर का अधिकार होता है। नंबर 4, जैव विविधता। पूरे के पूरी पृथ्वी में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीवित प्राणी हैं, उन सबको बचाने का अधिकार सभी का बनता है, किसी एक देश का नहीं बनता। तो ये सारी चीजें हमारे लिए क्या है? वैश्विक संपदा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं? वैश्विक ताप वृद्धि, उच्च ताप वृद्धि। पहले इसका मतलब समझो। वैश्विक ताप वृद्धि यानी विश्व में तापमान का बढ़ना। आप सबने देखा है कि लगातार जंगल कटते जा रहे हैं, इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता जा रहा है? एक तरफ जंगल तो कटते जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ कह सकते हैं हमारा टेम्परेचर हाई होता जा रहा है। इस वजह से हमारे ग्लोब की वार्म हो रही है, मतलब कि हमारा जो पूरी पृथ्वी है, जो हमारा पूरा विश्व है, उसमें पृथ्वी का जो टेम्परेचर है धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। तो उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। इसके कुछ पॉइंट्स है, उसके बारे में बात करें। ग्लोबल वार्मिंग के क्या क्या कारण है? ठीक है, जीवाश्म ईंधन का जलना, यानी जो हमारे जीवाश्म ईंधन होते हैं वो जलते हैं, इस कारण ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है। नंबर 2, वनस्पति विनाश। ये तो मैंने आपको बता ही दिया, वनस्पति का विनाश हो रहा है, इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। नंबर 3, कृषि और औद्योगिक प्रक्रियाएं। लोग खेती भी ज्यादा मात्रा में करते जा रहे हैं और उद्योगों को भी बनाते जा रहे हैं, तो इस वजह से भी ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है, क्योंकि उद्योग बनते जा रहे हैं और खेती का भी कह सकते हैं उसमें वृद्धि हो रही है, इसलिए पेड़ वेड़ काटने पड़ते हैं, इस वजह से भी हमें क्या होती है? दिक्कत होती है। ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम, यानी ग्लोबल वार्मिंग के अनेक परिणाम देखे गए। ठीक है, सबसे पहला तापमान वृद्धि, यानी पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती जा रही है, और इस वजह से ये दुनिया के लिए बहुत ज्यादा क्या है? हानिकारक है। नंबर 2, मौसम के पैटर्न में परिवर्तन, यानी कि मौसम का जो पैटर्न है उसमें परिवर्तन हो रहा है, यानी कि अगर देखा जाए तो गर्मी का मौसम पहले बहुत लंबे समय तक चलता था, ठीक है, और सर्दी का मौसम भी लंबे समय तक चलता था, लेकिन अब क्या होता है? गर्मी का तो और ज्यादा बढ़ गया, लेकिन सर्दी का मौसम क्या हो गया? कम हो गया, क्योंकि ग्लोब हमारा यानी हमारी पृथ्वी क्या हो गई है? बहुत ज्यादा गर्म हो रही है। इसलिए समुद्र स्तर में वृद्धि, सीधी सी बात है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, हमारे ग्लेशियर्स पिघलते जा रहे हैं, और जो समुद्र का जो लेवल है वो धीरे धीरे करके क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संसाधनों का प्रभाव, यानी जितने भी हमारे प्राकृतिक संसाधन है इनके ऊपर भी बहुत ज्यादा क्या हो रहा है? प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि उनका अधिक से अधिक मात्रा में इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, अब कुछ गैसों के बारे में पढ़ लेते हैं जिससे ये ग्लोबल वार्मिंग होती है। नंबर 1, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोक्साइड, ओजोन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन, पैरफ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साफ्लोराइड। ये सारी कुछ ऐसी गैसेस थी जिनकी वजह से क्या हो रहा है? हमारा तापमान क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन खत्म, अगले की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व की साझी विरासत क्या है? ठीक है, विश्व की साझी विरासत वह विरासत है जिसपे किसी एक देश का अधिकार ना होकर सबका बराबर अधिकार है। अभी हमने वैश्विक संपदा पढ़ी थी, अब साझी विरासत के बारे में बात करते हैं। कुछ जो पॉइंट्स मैंने पहले पढ़ा दिए वो नहीं बताऊंगा, जो रह गए उनको बता देता हूँ। नंबर 1, अंटार्कटिका ग्लेशियर्स, ये नहीं बताया था। अंटार्कटिका ग्लेशियर देखो बहुत बड़ी मात्रा में फैला हुआ है, उसको बचाने की जिम्मेदारी किसकी है? हमारी है। वायुमंडल आपको मैंने बता दिया है, समुद्र मैंने आपको बता दिया है, भूमि और अंतरिक्ष भी मैंने आपको बता दिया है, जंगल, जंगल को भी बचाने का हमारे पास क्या होना चाहिए? पूर्ण अधिकार होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक की संपदा नहीं है, संपूर्ण विश्व की बराबर की संपदा है। क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ? इसकी हमें क्या जरूरत है? क्योटो प्रोटोकॉल पृथ्वी सम्मेलन के बाद ही 1997 में जापान के शहर क्योटो में हुआ था, और इसमें साफ तौर पे कुछ विकासशील देश थे उनके ऊपर प्रतिबंध लगाए गए थे कि आप संसाधनों का इस्तेमाल नहीं करोगे। तो इसमें क्या क्या हुआ एक एक करके उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर 1, ग्रीन हाउस गैसों को कम करना। इसके अंतर्गत साफ तौर पे बताया गया था कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आपको अधिक से अधिक मात्रा में क्या कम करना है? ग्रीन हाउस गैसों को कम करना है, यानी जिससे हमारे नेचर में परिवर्तन आ रहा है उस गैस को क्या करो? आप कम कर दो। कार्बन क्रेडिट, हर देश को बोला गया कि आपको कार्बन का कम से कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितनी ज्यादा मात्रा में कार्बन का आप इस्तेमाल करते जा रहे हो उससे भी देशों को क्या पहुंच रहा है? नुकसान पहुंच रहा है। नंबर 3, स्वच्छ विकास तंत्र। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया हमें एक ऐसा तंत्र बनाना पड़ेगा जिससे हमारा विकास क्या होता जाए? अधिक से अधिक मात्रा में बढ़ता जाए। नंबर 4, जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करना। इसके अंतर्गत साफ तौर पर बताया गया कि जलवायु से होने वाले जितने भी परिवर्तन है उस पर भी हमें क्या करनी है? रोक लगानी। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, किन देशों को
क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से छूट मिली थी। यानी ऐसे कौन कौन से देश है जिन्हें क्योटो प्रोटोकॉल की बाध्यताओं से क्या मिली, छूट मिली। नंबर 1 विकासशील देश, यह वह देश थे जो विकास कर रहे थे और इनको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या मिली, छूट मिली, और इसीलिए इन्होंने इस पे संधि में साइन किए। नंबर 2 चीन और भारत, चीन और भारत विकासशील पे अगर देखा जाए तो नंबर 1 और नंबर 2 पर है, और उसी प्रकार उसी के बारे में इसमें क्या किया गया, अच्छे से बताया गया है कि इन देशों को भी क्या मिलेगी, छूट मिलेगी। नर्मदा बचाओ आंदोलन कब तथा कहां हुआ? नर्मदा नदी जो कि एक इकलौती ऐसी नदी है जो पूर्व से निकलती है और पश्चिम में जाके बहती है भारत में, और इस नदी पर देखा जाए तो नर्मदा नदी को बचाने के लिए कई सारे कह सकते हैं बड़े स्तर पर आंदोलन किए गए थे, क्योंकि इसमें कई प्रकार के बांध बनने थे, कुछ बड़े बांध बनने थे, कुछ मध्यम बनने थे, कुछ छोटे बांध बनने थे, और इसी बांध के ऊपर कह सकते हैं नर्मदा नदी में बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया और सारे के सारे लोग इकट्ठा हो गए थे, और नदी में उन्होंने दिन रात रह रहकर वहां पर बांध नहीं बनने दिया, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा नुकसान ये होना था कि वहां के लोगों का रोजगार छिन जाता, वहां के लोगों की जगह छिन जाती, वहां के नदी को वो लोग पूछते थे, तो इसलिए उन्होंने इस पर क्या लगाया, प्रतिबंध लगाया। ठीक है, और इससे फायदा क्या होना था कि जिस क्षेत्र में पानी नहीं है वहां पानी पहुंचाना था, बिजली वगैरह पहुंचानी थी, लेकिन नर्मदा बचाओ आंदोलन यानी नर्मदा नदी को बचाने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपनी जान भी गंवाई, लेकिन नदी पे उन्होंने ज्यादा बांध बनने नहीं दिए थे। ठीक है, ये इसमें था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अंटार्कटिका ग्लेशियर्स, पूरे विश्व का जो ग्लेशियर है ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है? संपूर्ण विश्व में अगर देखा जाए जितने भी ग्लेशियर्स है उसका 70% हिस्सा तो अंटार्कटिका में ही है। ठीक है, और ये कितने वर्ग किलोमीटर में फैला है उसके बारे में बताता हूँ। यह लगभग 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, और ये बहुत बड़ा एरिया होता है भाई। यहाँ पे सारे के सारे जो कह सकते हैं बर्फीले पहाड़ है, जहां से मीठा पानी हमारे हर एक देश तक क्या होता है, पहुंचता है, तो उसके बारे में भी हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो लंबाई तो 14 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, और इसकी मोटाई लगभग 2100 मीटर है। ठीक है, तो ये इसकी पूरी विशेषता थी जिसमें अंटार्कटिका ग्लेशियर्स है, और इसकी चौड़ाई और इसकी कह सकते हैं मोटाई वगैरह सब मैंने आपको बताई है। लेकिन याद रखना ये बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये अगर पिघल गए तो पूरी पृथ्वी का नाश हो जाएगा और कुछ देश तो डूब ही जाएंगे। भारत में मूल वासियों की जनसंख्या का कुल कितना प्रतिशत है? मूल वासी कौन होते हैं? जब कोई व्यक्ति किसी एक स्थान पर लंबे समय से रह रहा होता है तो उस व्यक्ति को उस स्थान का मूल निवासी कहते हैं। तो भारत में ऐसे कौन कौन से कह सकते हैं, उस समय की बात कर रहे हैं तो उस समय, आज के टाइम का तो क्राइटेरिया देखो अलग हो गया होगा, लेकिन उस के अकॉर्डिंग मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार अगर देखा जाए तो उस समय पर 10.43 करोड़ जो कह सकते हैं मूल वासियों की संख्या थी, और इसमें से औसतन अगर देखा जाए तो कितने परसेंट पुरुष थे, कितनी परसेंट महिलाएं थी, उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, पुरुष के बारे में बता देता हूँ। कुल जनसंख्या 10-10.5 करोड़ के अराउंड थी। ठीक है, पुरुष जो थे वो अगर देखा जाए तो 5 करोड़ 26 लाख के अराउंड थे, जो महिलाएं थी वो 5 करोड़ 16 लाख के अराउंड थी। तो ये कुल क्या है, मूल निवासियों की जनसंख्या। ठीक है, ये उनके बारे में। और देश की जनसंख्या तो विश्व की सबसे बड़ी है, 145 करोड़ क्या हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है। बांध विरोधी आंदोलन पर टिप्पणी कीजिए। बांध विरोधी आंदोलन वह आंदोलन होता है जो बांध के विरोध में किया जाता है, यानी जिस नदी पे बांध बनना होता है तो उस पे ये किया जाता है। जैसे मैंने आपको अभी नर्मदा बचाओ आंदोलन बताया था ना, तो ये क्यों किए जाते हैं उसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके इसके भी पॉइंट्स हैं। नंबर पर्यावरणीय प्रभाव। ठीक है, सीधी सी बात है, यहाँ पे पर्यावरण में बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है, आसपास के क्षेत्र जो कहते हैं पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। नंबर 2 विस्थापन। बांध के निर्माण के कारण बहुत सारे लोगों को अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे में जाना पड़ता है, दूसरे को छोड़कर तीसरे में जाना पड़ता है, तो इस वजह से उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, यानी विस्थापन। नंबर 3 आर्थिक प्रभाव। उन्होंने अपनी चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में आर्थिक रूप में बेहतर करने की क्या की होती है, कोशिश की होती है। इसके बारे में भी उसमें क्या किया गया, बताया गया। मूलवासी किसे कहा जाता है, ये हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, मूल निवासी वो होते हैं जो किसी एक स्थान पर लंबे समय से रहते हैं, उस व्यक्ति को वहां का क्या कहा जाता है, मूल निवासी। ठीक है, इसके कुछ पॉइंट्स है उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 अपनी संस्कृति और अपनी विशेषता के लिए हमेशा जुड़े रहते हैं और उसी का पालन करते हैं। नंबर 2 अपनी मातृभाषा में बातचीत करते हैं और दूसरों की भाषा में बातचीत नहीं करते। नंबर 3 अपनी पारंपरिक जीवन शैली को बनाए रखते हैं, मतलब अपनी जीवन शैली को पूर्ण रूप से बनाए रखने की कोशिश करते हैं। अपनी परंपरा और अपने क्षेत्र में बसे हुए होते हैं और उसको छोड़कर कभी नहीं जाते। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है, भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए। ठीक है, उसके बारे में बात करते हैं, एक एक करके इसके पॉइंट समझाता हूँ। नंबर 1 नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, यानी कि देश के अंतर्गत साफ तौर पर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाए गए, जिसमें हर समय पर कुछ कुछ समय पर कह सकते हैं एयर को क्लीन करने की कोशिश की जाती है। नंबर 2 स्वच्छ भारत अभियान। ठीक है, 2 अक्टूबर को कह सकते हैं स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था, और इसके अंतर्गत साफ तौर पे भारत को स्वच्छ रखने के लिए बहुत ज्यादा हमने क्या किया था, प्रयास किया था। नंबर 3 वन संरक्षण, यानी अधिक से अधिक मात्रा में हमने वनों को संरक्षित किया है और उनको रिजर्व कर दिया कि उसकी जगह पर और भी कोई नहीं आ सकता। जल संरक्षण, सीधी सी बात है, जल को संरक्षित रखने के लिए भी हमने बहुत ज्यादा प्रयास किया, जल को साफ रखने के लिए हमने बहुत ज्यादा क्या की है, कोशिश की है। नंबर 5
पर्यावरण शिक्षा, यानी कि सीधी सी बात है, पर्यावरण शिक्षा को हमने बहुत ज्यादा फैलाया है ताकि हर व्यक्ति, हर बच्चा पर्यावरण के बारे में जाने और चीजों को बेहतर करने की कोशिश करे। प्रदूषण नियंत्रण, इसके अंतर्गत साफ तौर पर प्रदूषण को नियंत्रित करने की बहुत ज्यादा क्या की हमने कोशिश की है। स्थायी विकास, सीधी सी बात है, स्थायी विकास को ज्यादा मात्रा में बढ़ावा देने की कोशिश की है कि संसाधनों का ऐसा इस्तेमाल करेंगे कि हम तो उसका इस्तेमाल करें, आगे आने वाली पीढ़ी भी उसका इस्तेमाल करे। जैव विविधता संरक्षण, मैंने इस पूरे चैप्टर में आपको बताया कि हर एक प्रकार की प्रजाति और हर एक प्रकार के स्पीशीज को बचाने की हमने क्या की है, कोशिश की है। हिमालय क्षेत्र का संरक्षण, यानी कि जो हिमालय का क्षेत्र है उसके संरक्षण की हमने क्या की है, कोशिश की है। सामुदायिक भागीदारी, यानी संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो हर व्यक्ति ने इसमें क्या किया है, अगर देखा जाए तो भारत ने भी इसमें अपना संपूर्ण योगदान दिया। भारत के हर एक नागरिक ने इसमें अपना संपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे इस चैप्टर के, जो मैंने आपको करवाए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों तक शेयर करना है। ठीक है, ताकि हर एक बच्चा इस वीडियो के माध्यम से पढ़ सके। हर चैप्टर की मैंने वीडियो डाल रखी है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाओ विजिट करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।